जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू करियर हंट विद जीवन। तो आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो भी विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ रहा है, तो ये इस मकसद में कहाँ तक सक्सेसफुल अभी होता हुआ दिख रहा है और कहाँ तक इस बात में सच्चाई है और इसमें क्या क्या अभी गवर्नमेंट को और करने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में, ताकि वो विश्व गुरु बन सके। तो आइए इसके बारे में इस टॉपिक के द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या रियलिटी है इंडिया को विश्व गुरु बनने के लिए अभी फ़िलहाल में। तो इंडिया अभी रिसेंटली G20 का प्रेसिडेंसी हासिल किया है, मतलब एक साल के लिए इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी। तो G20 क्या है? ये जो G20 पूरे वर्ल्ड की जो सबसे रिचेस्ट ग्रुप यू कैन से ये है। G20 में 20 कंट्री 19 कंट्रीज प्लस वन यूरोपियन यूनियन का पूरा जो एक ग्रुप है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है और विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इस ग्रुप के अंदर में रहती है। नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि 86% GDP ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की 86% GDP केवल G20 कंट्रीज़ के पास ही है और पूरे विश्व का करीब करीब 60% पॉपुलेशन G20 कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। तो इसमें इंडिया यदि विश्व गुरु बनना चाहता है तो पहले हम इंडिया को इस ग्रुप के अंदर ही इसकी जो प्रोज एंड कॉन्स है उसके बेस पे हम इसका इवेल्युएशन करेंगे कि अभी इंडिया विश्व गुरु बनना चाह रहा है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं और अभी क्या क्या चीज़ों की लैकिंग्स है जिसके बेस पे ये बन सकता है विश्व गुरु, जिनको कि हासिल करके विश्व गुरु बन सकता है। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक्स है वो एक्चुअल में है कि हमारी गवर्नमेंट जो R&D के ऊपर कितना फोकस कर रही है, क्योंकि R&D का यदि डेवलपमेंट होगा तभी किसी भी देश का डेवलपमेंट होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च, हमें नए नए इनोवेशंस करने की ज़रूरत है। हमें नए इनोवेशंस करने से ही जो है कि हम इस फील्ड में अपने आप को जो है कि एक लीडर के रूप में साबित कर सकते हैं और जब एक लीडर बनेंगे तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इस चीज़ का हम देखते हैं। अभी जो विश्व की जो G20 ग्रुप्स हैं, इसमें इनका जो टॉप लीडर है जो कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है R&D के ऊपर, वो है USA। वर्ल्ड वार वन के बाद से लेके अब तक USA एक्चुअल में विश्व गुरु है, क्योंकि USA अभी भी पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है आफ्टर वर्ल्ड वार वन। तो अभी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो USA को विश्व गुरु बना के रखी हुई है इतने दिनों से? नियर अबाउट 6 डिकेड से ऊपर हो चुका है, नियर अबाउट 6 डिकेड होने जा रहा है और अभी भी USA जो है कि विश्व गुरु बना हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में इस फैक्ट से हम पता लगा सकते हैं कि USA का जो R&D है, R&D एक्सपेंडिचर, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। USA G20 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने वाला कंट्री है, नंबर 1 पे आता है। USA करीब करीब $581 बिलियन का खर्च केवल R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर करता है। ठीक है, तो USA के बाद है यूरोपियन यूनियन जो $300+ खर्च करती है R&D के ऊपर, और उसके पास चाइना है जो कि $250+ खर्च करती है R&D के ऊपर। उसके बाद बाकी रिमेनिंग है। इस कैटेगरी में इंडिया का जो पोजीशन है वो 17th है। इंडिया जो है कि केवल $17 बिलियन खर्च करती है R&D के ऊपर। हमारी हालत अभी उस कंडीशन में है कि हम जो है कि इज़राइल जो कि नॉन G20 कंट्रीज़ है, इज़राइल से भी हमारी R&D एक्सपेंडिचर कम है। इज़राइल का R&D एक्सपेंडिचर 18 बिलियन से ऊपर है, जबकि इंडिया का R&D एक्सपेंडिचर 17 बिलियन प्लस है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इज़राइल जिसकी टोटल पॉपुलेशन करीब करीब 10 मिलियन है,
करीब करीब 1 करोड़ की आबादी पूरे इजराइल की है, और हमारी जो है कि 140 करोड़ की आबादी, डियर अबाउट 140 करोड़ की आबादी है। तो उसके कंपैरिजन में भी हम इजराइल के कंपैरिजन में भी अभी कम R&D के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। इसीलिए जो है कि इजराइल को वर्ल्ड इनोवेशन सेंटर माना जाता है। यू कैन से कि पूरे विश्व का जो है कि इनोवेशन सेंटर इजराइल को माना जाता है। अभी इसमें हम एक चीज़ और जानेंगे कि जो GDP, परसेंटेज ऑफ GDP फॉर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ इनोवेशंस, ठीक है, परसेंटेज ऑफ GDP फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ R&D यू कैन से। तो इसको बोलते हैं रिसर्च इंटेंसिव। रिसर्च इंटेंसिव के मामले में कौन सी कंट्री टॉप पे है? तो आपको जान के इस बात की सरप्राइज होगा कि रिसर्च इंटेंसिव के मामले में पूरे वर्ल्ड में यदि नॉन G20 कंट्रीज़ का नाम लिया जाए तो वो इजराइल है। इजराइल का जो पोजीशन इसमें फिफ्थ है, फिफ्थ नहीं, फर्स्ट है। वो उसकी जो रेशियो बनती है वो 5 बनती है, ठीक है। मतलब कि एक्सपेंडिचर टू GDP फॉर द रिसर्च एक्टिविटीज़ इट इज़ 5 फॉर इजराइल, एंड विदिन G20 कंट्रीज इट इज़ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का स्थान इसमें जो है कि आता है फर्स्ट पे। उसका जो है रिसर्च इंटेंसिव इंडेक्स 4.4 प्लस है। उसके बाद जापान आता है, जापान, ठीक है। तो इस तरह से इसमें USA का जो पोजीशन है फोर्थ है। USA का पोजीशन यहाँ पे फोर्थ आता है, क्योंकि USA का 2+ में आता है। अभी यहाँ पे कहने का मतलब जो GDP है उसके रेशियो में जो एक्सपेंडिचर R&D को ऊपर हो रहा है वो सबसे ज़्यादा G20 में साउथ कोरिया वाले करते हैं। अभी भी USA चूँकि टॉप मोस्ट एब्सोल्यूट टर्म में टॉप मोस्ट एक्सपेंडिंग कंट्री जो है कि R&D के लिए अभी USA है, लेकिन उसका जो है कि GDP के रेशियो में अभी उसका रेशियो बहुत डाउन है। इन सब मामले में इंडिया जो है कि 0.65% के साथ बहुत ही 17th पोजीशन पे यू कैन सी है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे शो कर रहा है कि अभी जो R&D के मामले में हमारा क्या एग्जैक्ट सिनेरियो बन रहा है, हम कितना R&D के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस आर्टिकल्स का मेन मोटिव यहाँ पे ये है आपको समझाने का कि आप इसके द्वारा जानें कि हम इतना पीछे क्यों हैं, है ना। कोई भी कंट्री जो भी डेवलप कंट्री हैं उसके ऊपर ध्यान दे दी तो आप देखेंगे कि उनके डेवलपमेंट के पीछे उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि एग्जांपल अभी इजराइल का हमने लिया था, उसमें ये बातें क्लियर थी कि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, इजराइल का चाहे मिलिट्री पावर बोल लो या फिर और भी इनोवेशंस बोल लो, इजराइल छोटी सी कंट्री है। इंडिया अभी भी इजराइल की टेक्निक्स एग्रीकल्चर में अडॉप्ट कर रही है। वहाँ से जो है कि you can say the new methodology which have been used by Israel in their farming sectors have been taken by Indian governments to adopt it in our country। तो इस तरह से छोटी सी कंट्री में इतना R&D के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इतना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उससे हमें एक सीख लेने की ज़रूरत है कि हम इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन वाली कंट्री होने के बावजूद और इतना यू कैन से द GDP of the country is also at the 5th position in the world, so but still our expenditure in R&D is very poor. So this is the matter of thinking and this is the matter of analyzing exactly what should be the expenditure proportions of our governments in this R&D sector। Actually आप देखोगे इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा वजह है एक्सपेंडिचर R&D में ना करने का, वो ये है हमारे यहाँ जो सब्सिडीज है, यू कैन से द रेवड़ी कल्चर, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि फ्रीवीज रेवड़ी कल्चर को बंद किया जाना चाहिए। तो ये जो रेवड़ी कल्चर है हमारे देश का, ये कहीं ना कहीं आड़े आता है। बहुत बड़ा हमारी एक्सपेंडिचर का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पोर्शन है वो हमारी रेवड़ी कल्चर में चला जाता है। लोग अपनी सत्ता को
मेंटेन करने के लिए, अपनी पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए इलेक्शंस के टाइम में लोगों को फ्री में चीज़ें बांटते हैं, फ्री सब्सिडाइज चीज़ें देते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ क्रिएटिंग वन टाइप ऑफ सिनेरियो थ्रू विच यू विल फाइंड दैट these are the things behind not having a huge expenditures in R&D sector. These are the obstacles on the basis of which we are not able to generate much more fund for the R&D sectors. तो हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए, हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम किस तरह से R&D के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फंड उसके लिए अवेलेबल कराएं। क्योंकि यदि हमारा R&D अच्छा रहेगा, उसके ऊपर हमारा जो है कि नए नए हम इनोवेशंस करेंगे, तो उसके बेस पे हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और वहाँ से जो हमारा एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा सब पूरी यू कैन से पूरे कंट्री का, एनवायरनमेंट प्लस ह्यूमन बींग्स दोनों का, तो वो जो होगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वो परमानेंट होगा इन कंपैरिजन टू द freebies or the agricultures or the subsidies which we provide to the peoples for short term durations and for a temporary period also. So all the subsidies are only a temporary treatment of the peoples of the country, and again it is making somehow you can say the lame. ये अब इंसान को लंगड़ा बना देता है और कुछ नहीं, इंसान को अपनी उत्तरदायित्व से मुकर कर देता है। यदि आप को कोई फ्री में चीज़ें दे तो आप जो है कि दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट यू विल बी डिपेंडेंट ओवर द फ्री आइटम्स एंड यू विल नॉट टॉयल टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स गेटिंग योर नीड्स। तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप काम नहीं करना पसंद करोगे, आप सोचोगे फ्री की चीज़ें मिल रही तो फ्री में ले लिया जाए। तो यदि इंडिया विश्व गुरु बनना चाह रहा है सच में, तो उसको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसका जो एक्सपेंडिचर पोर्शंस है वो उसको रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। यू नो, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ वेरी एसेंशियल टू बिकम अ विश्व गुरु राइट नाउ। जैसा कि मोदी जी ने पहले भी 2016 में इन्होंने लॉन्च किया था, इस सिलसिले को ध्यान में रखते हुए कि हमारा मतलब R&D का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रख के 2016 में प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था अटल इनोवेशन मिशन एम। अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू उन्होंने एक हॉलिस्टिक इनोवेशंस प्लस एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलप करने का, इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए एक पहल स्टार्ट किया था। बट ये पहल तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस पहल को यू कैन से ऑन ग्राउंड टू प्रूव to bring this initiatives on ground, the basic the requirements, the main requirements is the funding. If government is not ready to provide a sufficient funding for this mission, so I think it will be only holistic in the paper. If you want to prove that your aim or mission should be on ground and should be according to the policies and principles what have been laid down on paper, so there must be funding, sufficient funding for that thing. यदि सफिशिएंट फंडिंग नहीं हो पा रही है तो इसमें क्या होगा, उसमें दिक्कत आएगी, फिर वो ऑन ग्राउंड नहीं सक्सेस हो पाएगी। इसी सिलसिले में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ऐड किया है, जय जवान जय विज्ञान जय किसान, इनके साथ जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ अभी एक और जोड़ दिया है जय अनुसंधान इनोवेशन, ठीक है, रिसर्च एंड इनोवेशंस। तो ये चीज़ें, सोच अच्छी है, गवर्नमेंट की जो सोच अच्छी है, दे आर इन विजनरी अबाउट द फ्यूचर्स ऑफ इनोवेशंस एंड R&D सेक्टर्स, बट स्टिल देयर इज लैकिंग ऑफ फंडिंग। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम अच्छी फंडिंग करें, R&D को इसका बूस्टअप करें, एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करें देश के अंदर, ताकि हमारे यहाँ जो R&D के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। यहाँ पे लोग एजुकेशन के बाद, मैं देखता हूँ एजुकेशन के बाद लोगों का मेन एम होता है कोई प्रोफेशनल स्किल एक्वायर करना और उसके बाद जॉब लेके अपनी लाइफ सेटल करना, दैट्स ऑल। दिस इज़ द ट्रेंड्स विच इज़ रनिंग राइट नाउ इन अवर कंट्री।
We are not focusing over the R&D sectors right now in a sufficient mode, and of course in a way through which we can become a Vishwaguru. IITs and IIMs, there are so many professional institutions in our country. The main objective of these countries are to just provide a very high placements, and of course they are getting the students coming out from these institutions getting high packages, and most of the packages are offered from the abroad. So the intellectuals which are coming out from these institutions going the brain drain, you can say here. The absolute brain drain is taking place due to the education system which our government is providing right now. So the main thing is that we have to inculcate the ecosystem in such a way that the R&D should be strengthened here. R&D के ऊपर यदि हम स्ट्रेंथ करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा हम अपने आप को यू कैन से द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहेगी, तो उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान बढ़ेगा. वी शुड गिव द इम्पोर्टेंस टू द students which is preferring R&Ds, research and development, which is going for the research scholarships etc. उनके ऊपर फोकस करना चाहिए. उनकी लाइफ सिक्योरिटी के बारे में हमें सोचना चाहिए. देयर शुड बी सर्टेन स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू सिक्योर द लाइफ, टू सिक्योर फाइनेंशियली सिक्योर टू दोज स्टूडेंट्स which are introducing themselves into the research sector, so that जब वो रिसर्च कर रहे हैं तो फाइनेंशियल सिक्योर, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए. बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस करके हम R&D के ऊपर जो है कि रिसर्च कर सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का क्रिएट किया जाए यहाँ पे ताकि हम R&D के ऊपर ज़्यादा फोकस करें. हमारे देश में अभी भी जो है कि एजुकेशन का जो ट्रेडिशन है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, बट अभी स्टिल द साइकोलॉजिकल changing is still required in the students and in the parents also. Nowadays I have listened from some parents that they are investing. This is very interesting thing. वे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर. some parents say that I am investing over my child, that when I will get a proper education, well educations, and after getting education he will become a very professional, he will become a good a very wealthy person after getting a very high packages jobs, and then the life is settled. If all the parents and all the students will think in the same fashion, then how the R&D will develop in our country, है ना. तो R&D को डेवलप करने के लिए केवल गवर्नमेंट ही नहीं, साथ में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो थोड़ा सा अपने आप को जो लेटेस्ट मोड में चल रहे हैं उससे हटके आएँ और अपनी थॉट प्रोसेस को जो है कि उस लेवल पे ले जाएं कि हमें जो अपने इंटेलेक्चुअल्स, अपने स्किल्स का यूज़ करके अपने देश को किस जगह पहुंचाना है, हमें अपने देश के लिए क्या करना है, अपने देश के विकास के लिए क्या करना है, उसके लिए हम अपने स्किल और अपने टैलेंट का कैसे उपयोग कर सकें. और इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को यहाँ ज़रूरत है वो उनको सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनको वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे, सो दैट दे फील कॉन्फिडेंट इन देमसेल्फ दैट देयर आर सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड देम, so that they can freely utilize their all the intellectuals mind in this particular sector. तो इस तरह से हम जो है कि कर सकते हैं. अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो इसमें भी 2030 तक जो है कि 17 गोल्स को अचीव करने की टारगेट दिया गया है. उसमें जो हमारा SDG 9 है, उसमें पर्टिकुलरली SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 9.5 है, वो इसमें बताता है कि हॉलिस्टिक जो इनोवेशंस है उसके ऊपर कैसे रिसर्च एंड इनोवेशंस के ऊपर फोकस कर रहा है. तो ये ऑलरेडी हमारा जो एक एग्रीड गोल है, इंटरनेशनली एग्रीड गोल्स हैं हमारे देश का, बट स्टिल वी हैव टू बी वेरी वेरी aggressive. I would like to say here we have to be aggressive in this particular sector so that हम अपने आप को इस लेवल का बना सकें कि हम विश्व गुरु का लाने के लायक हो सकें. तो यदि विश्व गुरु सच में इंडिया बनना चाहता है
तो उसे सबसे ज़्यादा फोकस करने की जो ज़रूरत है वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की है। यदि रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर अच्छे से फोकस कर लिया और उसके एक्सपेंडिचर्स, उसकी जो प्रोज एंड कॉन्स है उसके ऊपर हम अच्छे से फोकस कर लिए, उसको एक तरह से सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर दिए, तो मुझे नहीं लगता कि 140 करोड़ की आबादी वाले इंडिया ऐसे विशाल देश में, जहाँ पे कि सब कुछ अवेलेबल है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी टैलेंट हमारे देश में निवास करती है, हम विश्वगुरु ना बन सकें। हमें एक पैसे का भी इसमें डाउट नहीं लग रहा है कि हम विश्वगुरु नहीं बन सकते हैं, बल्कि हमें 99% इसमें कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि हम विश्वगुरु बनने के बिल्कुल रास्ते में चल रहे हैं और हैं। उसका एक अभी अच्छा प्लेटफॉर्म भारत सरकार के पास है, जो G20 का प्रेसिडेंसी भी मिला है, तो इसके थ्रू भी हम अपने आप को लाइमलाइट में ला सकते हैं। अपनी सारे अचीवमेंट्स, अपने सारे एजेंडाज़ को हम यहाँ पे हाईलाइट्स कर सकते हैं। अपने सारे जितने भी इंटरनेशनल एजेंडाज है, उस सारे एजेंडा को हम इस प्लेटफॉर्म पे रख के उसके ऊपर डिस्कशन करके उसके ऊपर जो है कि हम कोई एग्रीमेंट्स या जो है कि कोई ट्रीटी साइन कर सकते हैं, जो कि आगे भविष्य के लिए हम अपना भविष्य के लिए फ़ायदेमंद हो, इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए भी। तो विश्वगुरु बनने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमें इस चीज़ को बुलाने के लिए सारे एफर्ट्स करने चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। साथ ही साथ हमें यदि सच में विश्वगुरु बनना है तो हमें कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला है जो हमें लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है, हमें लैंड, वाटर और एयर, इन तीन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इनको सस्टेनेबल मोड में लाना है। हमें लैंड का यूटिलाइजेशन सस्टेनेबली करना है, वाटर्स और एयर का भी उसी के अकॉर्डिंग करना है। हमें इस तरह से अपना प्रोडक्शन सिस्टम सेटअप करना है ताकि हमारे द्वारा लैंड, वाटर और एयर का डिग्रेडेशन ना होए। उसके लिए हमें R&D की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस लेवल का हो ताकि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन कर सकें। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन करके हम पूरे विश्व के लिए एक मॉडल, एक लीडर के तौर पे साबित हो सकते हैं और अपने आप को दिखा सकते हैं कि हम विश्वगुरु के लायक हैं। तो यही मेन इस टॉपिक का मकसद था कि हम विश्वगुरु कैसे बन सकते हैं। तो हम विश्वगुरु बन सकते हैं यदि हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा इस टॉपिक के द्वारा जानने में सुविधा हुई होगी कि विश्वगुरु बनने के लिए एक्चुअल में विश्वगुरु कौन से लोग हैं अभी फ़िलहाल में, और इंडिया में भी क्या क्या कमियां हैं विश्वगुरु बनने के लिए, और इस कमी को दूर करके इंडिया क्या क्या करके विश्वगुरु बन सकता है, और ऐसे क्या क्या साधन है इंडिया के पास जिसके द्वारा वो विश्वगुरु बनने के बिल्कुल काबिल है। ठीक है, तो ये था इस टॉपिक का मेन मकसद कि मैं आपको समझाऊं विश्वगुरु क्या है। इस तरह के और भी टॉपिक्स और भी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने इंटरेस्ट, अपने टॉपिक्स को हमारे द्वारा शेयर करें। हमारे बताएं कि आप किस टॉपिक पे जानकारी जानना चाहते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और इस चैनल को लोगों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स में जोड़ें, सो दैट हमारी ये बातें, हमारे ये जो डिस्कशन है और भी लोगों के पास पहुँचे और भी लोग इन चीज़ों को जान के बेनिफिटेड हों कि मतलब हम कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, या ऑल द करंट इवेंट्स वट एवर इज गोइंग ऑन अराउंड इंडिया एंड वर्ल्ड, एवरीबडी शुड नो अबाउट द लेटेस्ट थिंग्स। सो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, एंड कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।